नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अब हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 का चैप्टर फर्स्ट, जिसमें हम लोगों ने अभी तक 7 पार्ट पढ़ लिए थे। 7 पार्ट में हमने लास्ट में देखा था अपचयन अभिक्रिया और उपचयन अभिक्रिया। ये दोनों अभिक्रियाएं पढ़ी थी अपन ने, इनकी परिभाषाएं और इनके विभिन्न प्रकार के जो उदाहरण है, एग्जाम्पल है, वो देखे थे अपन ने। अब जो अपनी अगली अभिक्रिया है वो है रेडॉक्स अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया की रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन, या फिर इसको बोलते हैं उपचयन अपचयन अभिक्रिया। इसका दूसरा नाम है उपचयन अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अपचयन अभिक्रिया। देखो क्या होता है रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया, समझो ध्यान से। देखो ये रेडॉक्स नाम से देखो, पहले समझो रेडॉक्स, ये नाम है रेडॉक्स। इसमें देखो ये हो रहा है आपका आरईडी, रिडक्शन से दिया है। रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब अपचयन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? अपचयन। और जो ये ऑक्स लिया है, ये लिया है ऑक्सीडेशन से। इसे लिया है ऑक्सीडेशन से। ऑक्सीडेशन जिसका मतलब होता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण। तो यहां पर क्या समझे, इस नाम से दो अर्थ निकल रहे हैं। रीड का मतलब रिडक्शन और ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन, यानी अपचयन और ऑक्सीकरण। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन और ऑक्सीकरण साथ साथ होते हैं, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, उस अभिक्रिया को हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। या अपन यूं कह सकते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया है, इसमें एक अभिकारक है, उसका तो क्या होता है? अपचयन। अपचयन क्या होता है? अपचयन। एक अभिकारक है, रेडॉक्स अभिक्रिया है, उसमें एक अभिकारक है, उसका तो क्या होगा? अपचयन। और दूसरे का क्या होगा? उपचयन। ये भी कह सकते हैं। ऐसी अभिक्रिया, दोनों डेफिनेशन सही है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का उपचयन होता है और दूसरे अभिकारक का क्या होता है? अपचयन होता है, उस अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। या फिर अपन दूसरे तरीके से परिभाषा, इसकी दूसरी परिभाषा बताएं तो हम ऐसे बता सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन अभिक्रिया व ऑक्सीकरण अभिक्रिया साथ साथ होती है। दोनों अभिक्रिया क्या होती है? साथ साथ संपन्न होती है। उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन अभिक्रिया कहते हैं। ये आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना? तो ये रेडॉक्स। अब रेडॉक्स अभिक्रिया, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो आप देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया, उसको हम एग्जांपल द्वारा देखते हैं। जैसे हम देखते हैं, ये आपका कॉपर ऑक्साइड है। क्या है? कॉपर ऑक्साइड। थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं उसको। कॉपर ऑक्साइड। इसकी क्रिया मैंने हाइड्रोजन गैस से करवाई, इससे H2 से करवाई, H2 से। तो ये बन गया आपका कॉपर बन गया और प्लस से जल बन गया। कॉपर बन गया और जल बन गया। ये एग्जांपल है। इसमें देखो यहाँ पे अपन ये पढ़ा था कि उपचयन या ऑक्सीकरण में क्या होता है? उपचयन या ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है। उसको अपन ने कहा था ऑक्सीकरण या उपचयन। और अपचयन में हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन की कमी होगी और हाइड्रोजन की वृद्धि होगी।
तो यहाँ देखो आप, इस कॉपर में से ऑक्सीजन बाहर निकल के और ऑक्सीजन की क्या हो गई, कमी हो गई नहीं। ऑक्सीजन था CuO था, अब Cu है, यानी कॉपर ऑक्साइड है वो, उसका कॉपर में क्या हो गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई। ऑक्सीजन की कमी का मतलब अपचयन हो गया। क्या हो गया, अपचयन। यानी अपन यूं कह सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड है वो कॉपर में क्या हो गया, अपचयन हो गया। और यहाँ हाइड्रोजन के साथ देखो ऑक्सीजन मिल गई, इसका मतलब इसके साथ देखो ऑक्सीजन की क्या होगी, वृद्धि। तो अपन कह सकते हैं यहाँ कौन सी अभिक्रिया होगी, उपचयन अभिक्रिया। कौन सी होगी, उपचयन अभिक्रिया। समझ आई बात। तो ये आपका एक एग्जांपल है। इसके अलावा अपन दूसरा एग्जांपल बोल लेते हैं। एक एग्जांपल बोल लेता हूं, जिंक ZnO, जिंक ऑक्साइड है। जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया करवाते हैं अपन कार्बन के साथ। इसके साथ करवाते हैं, कार्बन के साथ। तो ये बन जाएगा आपका, अभिक्रिया करवाएंगे अपन तो जिंक बन जाएगा प्लस CO, यानी ये जो गैस है वो कौन सी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ भी आप देखिए, ये ऑक्सीजन, जिंक से ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो इसको क्या कहते हैं अपन, अपचयन। यानी जिंक ऑक्साइड है, उसका जिंक में क्या हो गया, अपचयन हो गया ही। और यहाँ कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ने का मतलब यहाँ इसका क्या हो गया, उपचयन। क्या हो गया, उपचयन, या इसको अपन ऑक्सीकरण भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ऑक्सीकरण। तो एक अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन की अभिक्रिया साथ साथ हो रही है, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या नाम दिया, रेडॉक्स रिएक्शन। एक अभिकारक का अपचयन हो रहा है, दूसरे का ऑक्सीकरण। ठीक है, ये एग्जांपल आपको याद करने हैं। इसी प्रकार से इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे मैंगनीज ऑक्साइड MnO2 है, इसकी अभिक्रिया करवाते हैं अपन HCl के साथ, HCl के साथ करवाते हैं। तो ये बना देता आपका MnCl2, मैंगनीज क्लोराइड प्लस H2O प्लस क्लोरीन गैस। ठीक है, तो ये थोड़ी सी संतुलित समीकरण है, संतुलित कर लेते हैं। 4, ये 2 हाइड्रोजन भी 4 हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए, Mn। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे इस मैंगनीज से MnO2 है, इससे ऑक्सीजन की क्या हो रही है, ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी। इस मैंगनीज से ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी। क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो अपन इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, Mn का अपचयन। क्या हो रहा है, अपचयन, अपचयन। और इधर देखो हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ है, वो हाइड्रोजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो यहाँ पे इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन की कमी क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण, या फिर इसको क्या बोलते हैं, उपचयन। क्या बोलते हैं, उपचयन। ठीक है, तो ये भी आपका एक उदाहरण है रेडॉक्स अभिक्रिया का। तो ये आपके रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गई। इस प्रकार से हमने देखा कि इन अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण अभिक्रिया और ये अपचयन अभिक्रिया क्या हो रही है, साथ साथ में संपूर्ण हो रही है, इसलिए इन अभिक्रियाओं को क्या बोल दिया हम लोगों ने, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, जैसे हम देखें रेडॉक्स अभिक्रिया है, इसकी बात करें अपन, तो देखो आप, सबसे पहले रेडॉक्स अभिक्रिया की डेफिनेशन है कि रेडॉक्स जो अभिक्रिया होती है उसको कहते क्या है, रेडॉक्स का दूसरा नाम क्या हो गया, उपचयन अपचयन अभिक्रिया। इसको बोलते हैं उपचयन अपचयन अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान एक अभिकारक है वो उपचयित होता है और दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। दो डेफिनेशन हो सकती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित और दूसरा अपचयित होता है उसको उपचयन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसके अथवा में इसकी दूसरी डेफिनेशन है कि जब किसी अभिक्रिया के दौरान अपचयन की क्रिया और उपचयन की क्रिया साथ साथ होती है, अपचयन उपचयन साथ साथ में होते हैं, तो उस अभिक्रिया को हम उपचयन अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसके एग्जांपल अपन ने देखे, जैसे
पहले एग्जांपल की मैं बात करूं तो कॉपर ऑक्साइड है जो काले रंग का है, यहां से ऑक्सीजन की क्या होगी, कमी होगी, और ऑक्सीजन की कमी होना क्या कहलाता है आपका, अपचयन कहलाता है। और हाइड्रोजन के पास देखो ऑक्सीजन की क्या हुई, वृद्धि, और ऑक्सीजन की वृद्धि क्या कहलाता है, अपचयन या ऑक्सीकरण। तो इस रासायनिक समीकरण में कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में क्या हो गया, अपचयन हो गया, कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में क्या हो गया, अपचयन हो गया। और हाइड्रोजन का जल में क्या हो गया, उपचयन हो गया, हाइड्रोजन है उसका जल में क्या हो गया, उपचयन हो गया। इसलिए ये किसका एग्जांपल हो गया, रेडॉक्स का। इसका दूसरा एग्जांपल मैंने आपको बताया, देखो इधर, इसका जो दूसरा एग्जांपल अपना जिंक ऑक्साइड है उसकी अभिक्रिया करवाई कार्बन के साथ। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन की कमी हो रही है जिंक से, ऑक्सीजन की कमी का मतलब क्या हो गया, अपचयन हो गया, क्या हो गया, अपचयन। और इधर ऑक्सीजन इसके साथ वृद्धि हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गई, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका उपचयन या ऑक्सीकरण। तो इस अभिक्रिया में कार्बन का, कार्बन उपचयित होकर क्या बना लेता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ZnO है अपचयित होकर क्या बना लेता है, जिंक। एक लास्ट एग्जांपल अपन ने ये देखा था कि MnO2 है वो HCl के साथ अभिक्रिया करके मैंगनीज क्लोराइड बनाता है, जल बनता है, क्लोरीन गैस बनती है। तो यहाँ पे MnO2 है इसका अपचयन हो गया MnCl2 में, क्यों, ऑक्सीजन की क्या होगी, कमी होगी। और यहाँ देखो इस क्लोरीन के पास हाइड्रोजन की कमी हो जाती है, और हाइड्रोजन की कमी होना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण या उपचयन। तो उपचयन हो गया क्लोरीन गैस में, HCl का क्लोरीन में क्या हो गया, उपचयन हो गया। तो इस अभिक्रिया में HCl का Cl2 में उपचयन, और MnO2 का MnCl2 में क्या हो गया, अपचयन हो गया। ठीक है, तो यहां तक अपन ने देख लिया। अब देखते हैं आगे, देखो ये अपने रेडॉक्स। तो यहां तक अपन ने ये अभिक्रिया अपने पूरी हो गई। हम लोगों ने संयोजन, उसके बाद में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, वियोजन, ऊष्मा शोष्य अभिक्रिया, उसके बाद में विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उसके बाद में उपचयन अभिक्रिया या जिसका दूसरा नाम ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, और लास्ट अपने रेडॉक्स। प्रत्येक अब अभिक्रिया पढ़ ली, उसके एग्जांपल देख लिए। अब अपना जो टॉपिक है वो नेक्स्ट है उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया का प्रभाव। उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया का प्रभाव। आपसे सीधा प्रश्न पूछ ले कि उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया के प्रभाव के दो उदाहरण दीजिए। तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, अपने आपके बुक के अकॉर्डिंग जो दिया हुआ है उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, उसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अनुसार इसके दो प्रभाव दिए हैं, जिसमें से पहला है आपका संक्षारण, संक्षारण, और दूसरा देखता है विकृत गंधिता, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, तो अब हम इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन लेते हैं संक्षारण। संक्षारण, संक्षारण क्या होता है पहले तो? संक्षारण का मतलब होता है कोई भी धातु है, कौन धातु, जब नमी, नमी के, वायु के, नमी, वायु या कोई अम्ल आसपास में इनके संपर्क में आ जाती है तो वो संक्षारित हो जाती है, यानी उन पे कोई ना कोई परत जम जाती है। जैसे ऑक्साइड की परत हो सकती है, वो सल्फाइड की परत हो सकती है, वो हाइड्रोक्साइड की परत हो सकती है, वो कार्बोनेट की परत हो सकती है। तो इनके कारण वो धातु है क्या हो जाती है, इन परत के कारण संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। तो संक्षारण का अर्थ क्या होगा, जब कोई धातु, कौन धातु है, वो संपर्क में आएगी किसके, किसके संपर्क में आएगी, वायु हो सकती है,
नमी हो सकती है और कोई अम्ल की मात्रा हो सकती है, ठीक है। वायु, नमी या अम्ल क्षारक हो सकता है आदि की जब वो संपर्क में आता है तो इस पे परत चढ़ जाती है, इस पे परत बन जाती है। वो परत किसकी हो सकती है? वो परत धातु ऑक्साइड भी हो सकती है, धातु सल्फाइड भी हो सकती है, वो परत धातु हाइड्रोक्साइड भी हो सकती है, वो परत धातु कार्बोनेट की हो सकती है, ठीक है। तो वो परत बन जाती है जिसके कारण वो धातु क्या हो जाती है? संक्षारित हो जाती है, उसके गुण है मुख्य धातु से अलग होते हैं, संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। समझ आई बात? संक्षारण किसे कहेंगे हम? कि कोई भी धातु है वो वायु, नमी, अम्ल या क्षारक के संपर्क में आती है, तो उस पे एक परत बन जाती है। वो परत किसकी हो सकती है? वो परत धातु ऑक्साइड की हो सकती है, वो परत धातु सल्फाइड की हो सकती है, वो परत धातु हाइड्रोक्साइड की हो सकती है और वो परत धातु कार्बोनेट की हो सकती है। ये परत बन जाने के कारण वो धातु क्या हो जाएगी? आपके संक्षारित हो जाएगी, उसके गुण है वो मुख्य धातु से क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। समझ में आ गई परिभाषा संक्षारण की? अब देखिए जो संक्षारण अपने पढ़ा है उसमें एग्जांपल देखें तो पहला एग्जांपल अपन जो पढ़ते हैं वो आपका है लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना, लोहे पे जंग लगना। जंग लगने का मतलब हुआ इस पे लोहे पे लोहा जब नमी आदि के संपर्क में आता है तो इस पे भूरे रंग की एक परत आ जाती है। भूरे रंग की क्या जमा हो जाती है? परत जमा हो जाती है भूरे रंग की। और ये भूरे रंग की परत है उसको ही हम क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। और ये जंग का जो सूत्र है वो होता है आपका Fe2O3, यानी आयरन का ऑक्साइड होता है प्लस NH2। ये जंग का आपका सूत्र होता है। किस प्रकार से होती है ये अभिक्रिया? तो यहाँ पे आपके F ही है वो ऑक्सीजन वायु, ऑक्सीजन वायु और नमी के संपर्क में आएगा तो इस पे ये बना देगा आपका Fe2O3 प्लस NH2O। तो ये आपके संतुलित कर लेते हैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 4 से कर देते हैं। तो यहाँ मैं 2 से गुणा कर दूँ तो आयरन कितने हो गए? 4 और ऑक्सीजन कितने हो गए? 3 2 6, इधर भी 3 2 6। तो ये आपकी समीकरण क्या होगी? संतुलित। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका बन गया जंग, ठीक है। इसी प्रकार से एक एग्जांपल और देखें अपन। दूसरा एग्जांपल देखें तो आपने देखा होगा चांदी है, उस चांदी पे काले रंग की परत चढ़ना, काले रंग की परत चढ़ना। आप लोग देखते हो घर में जितने कोई चांदी है उसके आभूषण है तो थोड़े दिनों के बाद में काले रंग के हो जाते हैं। उसका क्या कारण है? उसका क्या कारण है दोस्तों कि चांदी है वो वायुमंडल में सल्फर से क्रिया करके और सल्फाइड की उस पे सिल्वर सल्फाइड की परत बन जाती है। सिल्वर सल्फाइड की परत बन जाती है। इस सिल्वर सल्फाइड की परत के कारण चांदी क्या हो जाती है? काले रंग की। कैसी हो जाती है? काले रंग की। अगला एक एग्जांपल और देखें अपन तो तीसरा इसका जो एग्जांपल है वो है तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ना। तांबे पे कैसे रंग की परत का चढ़ना? हरे रंग की परत, हरे रंग की परत चढ़ना।
हम लोग देखते हैं हमारे घरों में तांबे के जो पात्र होते हैं वो कई दिनों के बाद में जैसे पानी के भरे हैं अपने मंदिर में तांबे के पात्र भरे रखे रहते हैं, उनमें जल भरा रहता है, वायु नमी के संपर्क में रहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करते हैं तो उनपे एक परत चढ़ जाती है और वो परत किस रंग की हो जाती है? हरे रंग की। तो ये अलग अलग परत, ये जैसे कार्बोनेट की परत हो गई है, किसी पे सल्फाइड की परत हो गई, किसी पे ऑक्साइड की हो गई, तो ये अलग अलग रंग की परत चढ़ती है, इसको क्या बोलते हैं हम? संक्षारण। ठीक है, देखो थोड़ा सा पीडीएफ के माध्यम से। यहाँ तक हमने देख लिया था। अब है कि उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव। तो हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी अभिक्रियाओं में उपचयन का प्रभाव पड़ता है, जैसे धातुओं का संक्षारण है, खाद्य पदार्थों का विकृत हो जाना उपचयन अभिक्रिया में। सबसे पहले हमने एग्जांपल लिया था क्या? संक्षारण। क्या लिया था? संक्षारण। कि जब कोई धातु है अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता, नमी, वायु, ठीक है, नमी की जगह अपन पानी में बोल सकते हैं, H2 होता है, वायु आदि के संपर्क में आती है तो वो संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। क्या कहेंगे? संक्षारण। समझ आ गया? ये बड़ी भाषा आप लिख के और इसको याद कर लेना कि जब कोई धातु है नमी, वायु, जल, जल की जगह नमी आ गया, नमी, वायु, अम्ल, क्षारक आदि के संपर्क में आती है तो संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। जब धातु अम्ल, नमी या वायु के संपर्क में आती है तो वो धातु ऑक्साइड, मैंने बताया था, वो परत किस किस की बन सकती है? तो धातु ऑक्साइड की हो सकती है, धातु सल्फाइड की हो सकती है, या धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोक्साइड में बदल जाती है, जिसके कारण धातु धीरे धीरे नष्ट यानी संक्षारित होने लगती है। अब अलग अलग एग्जाम्पल देखें, वो एग्जाम्पल देख लीजिए। सबसे पहले अपने कहा कि लोहे पे जंग लगना। लोहे की बनी वस्तुएं जब वायु या नमी के संपर्क में आती है तो उस पर लाल भूरे रंग की एक खुरदरी परत बन जाती है, जिससे लोहे का क्षय होना शुरू हो जाता है, लोहा नष्ट होना शुरू हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। और ये जंग का सूत्र बताया था मैंने आपको, Fe2O3 NH2O, यानी आयरन है वो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है उससे क्रिया करेगा, नमी रहेगी वायुमंडल में तो जल बना देगा, और ये आपका Fe2O3 ये हो गया फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड प्लस जल, तो ये आपके जंग का सूत्र हो गया। इसी प्रकार से चांदी के ऊपर किस प्रकार की परत चढ़ती है? वायुमंडल में उपस्थित जो सल्फर है चांदी के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड, मैंने बताया ना AgS, सिल्वर सल्फाइड की परत बना लेती है, जिसके कारण काली से जम जाती है। अगला है तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना। तो तांबा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके और कॉपर कार्बोनेट या फिर कार्बोनेट की बन जाती है, परत बनती है, जिसके कारण उस पे हरे रंग की चढ़ जाती है, परत चढ़ जाती है। अब है संक्षारण से बचाव। अब ये बात अपनी क्या आ गई? संक्षारण से बचाव। तो बात करें संक्षारण से अपन किस प्रकार से बच सकते हैं, ऐसे कौन कौन से उपाय करें जिससे अपन संक्षारण से बच सकते हैं? पहला है धातु की सतह को पेंट करके, वो धातु उसकी सतह पर अपन कलर करते हैं घरों में, उस सतह पे अपन ब्रश लेके उससे पेंट कर देंगे। पेंट कर देंगे तो बाहर जो ऑक्सीजन की या नमी का या उस पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो वो संक्षारित होने से बच जाएगी। दूसरा, उस पर कोई धातु की सतह पर चिकनाई या तेल लगाकर उस पर अपन ऑयल लगा देते हैं या कोई चिकनाई लगा देते हैं, जिससे क्या होगा? उसका संक्षारण नहीं होगा, उस पर ऑक्साइड की या सल्फाइड की या हाइड्रोक्साइड की परत नहीं बनेगी। तीसरा है यशद लेपन। यशद लेपन क्या होता है? यशद लेपन में जो आपके जिंक होती है, जस्ता होता है, उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है। धातु की सतह पर लेपन द्वारा किसकी? जस्ते की, जिंक जो धातु होती है उसकी परत चढ़ा दी जाती है, इसको बोलते हैं यशद लेपन। क्या कहेंगे? यशद, यानी किसी धातु की सतह पर विद्युत लेपन द्वारा जस्ते की पतली परत चढ़ा दी जाती है, उसके कारण वो धातु बाद में संक्षारित नहीं होगी, तो उसको बोलते हैं यशद लेपन। अब अपना नया टॉपिक आ गया विकृत गंधिता। कौन सा आ गया? विकृत गंधिता। तो पहले थोड़ा सा इसको विकृत गंधिता किसे कहते हैं? देखो विकृत गंधिता मैंने बताया था, आपने अपन पढ़ रहे थे
ऑक्सीकरण अभिक्रिया के प्रभाव या उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव। तो पहला प्रभाव अपने संक्षारण कर लिया, दूसरा अपना है विकृत गंधिता। क्या है? विकृत गंधिता। अब देखो विकृत गंधिता में क्या होता है, अपने जितने भी ये खाद्य पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थ कौन से? वसा और तेल युक्त। कौन से खाद्य पदार्थ? वसा व तेल युक्त। वसा और तेल युक्त जितने भी खाद्य पदार्थ है, ये खाद्य पदार्थ है, ये इनका क्या होता है, लंबे समय तक, ये जब लंबे समय तक के तेलीय पदार्थ या वसायिक पदार्थ लंबे समय तक पड़े रहते हैं तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके इनका ऑक्सीकरण हो जाता है या उपचयन हो जाता है। ऑक्सीकरण उपचयन एक ही बात है, उपचयन या ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे क्या होगा, उनमें बाद में बदबू आने लगी, उसमें क्या आने लगी? बदबू या दुर्गंध बोल सकते हैं, दुर्गंध आने लगती है। इसको हम क्या कहते हैं? विकृत गंधिता, यानी वो विकृत हो जाती है, उनमें गंध आने लग जाती है। तो क्या परिभाषा हो जाएगी कि वसा एवं तेल युक्त खाद्य पदार्थ लंबे समय तक रहने से ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके और उनका क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण हो जाता है उनका, या अपन बोले उपचयन हो जाता है। क्या हो जाएगा? उपचयन हो जाएगा। इससे जो वो खाद्य सामग्री है उसमें गंध आने लग जाती है, बदबू आने लग जाती है, इसको हम क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। आप लोग देखते हो बच्चे ये चिप्स की पैकेट खाते हैं या कुरकुरे लेके आते हैं, तो ये आपके लिए ताजा बने हुए क्या? ऐसे थोड़ी है कि आपको भूख लगी और आप ले आओ तुरंत ही बना हुआ। लंबे समय से ये फैक्ट्रियों में क्या होता है? पैकिंग होते हैं। तो पैकिंग करने के लिए इसमें ऑक्सीजन गैस है, उससे क्रिया करके वो खराब नहीं हो, इसलिए चिप्स की जो थैलियां होती है उनमें कौन सी गैस भरी होती है? पता है क्या आपको? चिप्स की थैलियों में कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन गैस। ये प्रश्न पूछ सकता है, मतलब नाइट्रोजन गैस। ठीक है। अब है कि इस विकृत गंधिता को अपन कैसे रोकें, कैसे बचा जा सकता है? तो इसमें पहला आपका है एंटीऑक्सीकारक मिलाकर है, उसके अंदर प्रतिऑक्सीकारक मिलाकर, प्रतिऑक्सीकारक मिलाकर, यानी ऑक्सीकरण नहीं हो इसलिए एंटीऑक्सीडेंट मिलाया जाता है, उसमें प्रतिऑक्सीकारक मिलाया जाता है। वो प्रतिऑक्सीकारक मिलाएंगे तो उस पदार्थ का क्या नहीं होगा? ऑक्सीकरण नहीं होगा, उपचयन नहीं होगा। तो पहला एक खाद्य पदार्थ, खाद्य जितने भी पदार्थ हैं इनको पैकिंग इनकी अच्छी होता है कि वायु इनके अंदर प्रवेश नहीं करेगी, यानी वायुरोधी पैकिंग करके अपन विकृत गंधिता से बच सकते हैं। इसके अलावा अपना अगला देखें तो ये चिप्स है, इनकी थैलियां हैं, इनमें ऑक्सीजन गैस को हटाकर उनकी जगह कौन सी गैस भर दी जाती है? नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, जिसके कारण अपन विकृत गंधिता से क्या हो सकते हैं? बच सकते हैं। तो इस प्रकार का ये ध्यान रखिए, अपन विकृत गंधिता से बच सकते हैं। तो ये आपके पीडीएफ से देख लीजिए आप, विकृत गंधिता देखिए। विकृत गंधिता कहते हैं वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थ लंबे समय तक रखने पर उनका उपचयन या ऑक्सीकरण होने से उनमें उनके स्वाद और गंध दोनों बदल जाते हैं। लंबे समय तक जब ये खाद्य तेल युक्त और वसा युक्त जो खाद्य पदार्थ है लंबे समय तक पड़े रहते हैं तो उनका उपचयन हो जाता है, तो उनके स्वाद और गंध दोनों ही बदल जाते हैं, यानी बदबू आने लग जाती है, दुर्गंध आने लग जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। क्या कहेंगे? विकृत गंधिता। विकृत गंधिता का कारण पूछ से आपके एक नंबर का प्रश्न पूछ सकता है। विकृत गंधिता का कारण होता है उसमें उपस्थित वसा तेल का ऑक्सीकरण होने के कारण। कि क्यों होती है विकृत गंधिता, क्या कारण है इसका? तो विकृत गंधिता का मुख्य कारण है ऑक्सीकरण या उपचयन। ऑक्सीकरण को उपचयन कहते हैं, ध्यान रखना ये प्रश्न में ऑक्सीकरण या उपचयन को लिख करके आप लिख सकते हो। तो इसके कारण हो सकती है, एक नंबर का प्रश्न पूछ सकते हैं। संक्षारण की घटना भी किस कारण से होती है? ऑक्सीकरण से। ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तभी तो संक्षारण। अब है विकृत गंधिता को रोकने के उपाय, यानी विकृत गंधिता को किस प्रकार से अपन रोक सकते हैं। तो पहला है प्रतिऑक्सीकारक मिलाकर, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट मिला के हम और विकृत गंधिता को क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। दूसरा, खाद्य पदार्थों को वायुरोधी बर्तनों में रखने से उपचयन नहीं होगा। उनको क्या करेंगे अपन? वायुरोधी बर्तनों में रख देंगे
और वायुरोधी बर्तनों में रखेंगे तो उनका क्या नहीं होगा, उपचयन नहीं होगा। तीसरा है खाद्य पदार्थों को रेफ्रिजरेटर में रखकर उनका प्रशीतन कर विकृत गंधिशा से बचाया जा सकता है। अपन घरों में क्या करते हैं, फ्रिज के अंदर खाने की सामग्री है उसको रख देते हैं। अब वो टेम्परेचर क्या होगा, डाउन रहेगा तो सामग्री खराब नहीं होगी। तो इस प्रकार से हम बच सकते हैं। और अगला है वो है चिप्स की थैलियों में ऑक्सीजन गैस को हटाकर कम सक्रिय नाइट्रोजन गैस को भर दी जाती है उसमें, जिससे चिप्स का ऑक्सीकरण यानी उपचयन नहीं होता है। नाइट्रोजन गैस भर देंगे तो ऑक्सीकरण नहीं होगा और चिप्स खराब होने से बच जाती है। चिप्स खराब होने से क्या हो जाती है, बच जाती है। तो ये आपके थे विकृत गंधिता को रोकने के उपाय। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे ये आपका जो पहला चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके जितने भी डिटेल है वो मैंने आपको समझा दिए। उसके बाद में आपने नोट्स की पीडीएफ भी साथ साथ में बताता हुआ आप घर से इनको बैठो, पहले समझो, फिर कॉपी पेन लेके उनको लिखो, ठीक है। उसके बाद में क्या काम करना है आपने, उसके बाद में आप जितने भी आगे अभ्यास के क्वेश्चन उनको पढ़ो। तो आपको नोट्स से बाहर है वो क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, नोट्स में सारे क्वेश्चन आ गए। उसके अलावा आप जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं पुराने पेपरों से वो क्वेश्चन देखो, वो सारे के सारे नोट्स में मिल जाते हैं। लगभग 99% है वो नोट्स के अंदर से होता है। कोई एक आधा क्वेश्चन ऐसा है जो बना के दे सकता है एग्जामिनर, वो बात अलग है, वो मिलेगी इनमें से ही। तो आप बार बार इनका अभ्यास कीजिए और अच्छी तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट।